हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये आपकी पहली क्लास है। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है अकाउंट्स। पेपर 2 है CSCET का। तो अकाउंट्स में हम आज जानेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, कितना किसको डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा आपको मार्क ज्यादा दिलाएगा, कौन सा टॉपिक, और हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि इसके नाम से है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स आपको सीखना है। तो लेवल ऑफ नॉलेज क्या होगा? बेसिक। बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, ज्यादा उछल कूद नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? बेसिक नॉलेज चाहिए। ओके। तो इसमें देखिए कितने टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक हैं टोटल, जिसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी का पेपर है। इसमें इंड एस होगा, आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, एडजस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये सारी चीजें पढ़नी। क्या होती है धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझ लो बस ये पैरासीटामोल की दवाई है। पैरासीटामोल एक दवाई का नाम है, एक इंग्रेडिएंट का नाम है। इसके बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, डोलो, कॉम्बीफ्लैम, इस तरीके से। तो आप ऐसे समझिए बस ये नाम है। ये क्या है? कॉमन सेंस है। दूसरा, यहां से शुरू होगी आपकी एक्चुअल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस से। इसमें हम बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब बुक रखना। हिंदी में क्या हुआ? बुकिंग में बुक को रखना। तो बुक रखना क्या? आपका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को किस तरीके से आप रखते हैं, किस फॉर्मेट में रखते हैं, किस तरीके से आप जर्नल एंट्री करते हैं, वो सारी चीजें हैं। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में अंतर, डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, डेबिट क्रेडिट फलाना ढिमकाना, ये सब जो भी है, जर्नल, सब्सिडरी, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे। फिर हम एक चीज पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये क्या हुआ? मिलाना। कि भैया मिला लो, आंसर शीट मिला लो। आप क्या करते हो जब भी आप एग्जाम दे के आते हो तो बोलते हो कि भैया मुझे आंसर शीट मिलानी है। आंसर शीट कैसे मिलानी है? अगर आप OMR बेस्ड अगर आपकी एग्जाम हुई है तो आप क्या करते हो? आप लेके जाते हो, बोलते हो हाँ ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर था, ये इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, ओके मैं मिला लेता हूँ, मैंने क्या लिखा है और इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। इसी को बोलते हैं रिकंसिलेशन। अब इसी का हम लोग समझेंगे जब जाएंगे तो। फिर एक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहां से प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये सारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, फिर पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनीज अकाउंट के लिए। कंपनीज अकाउंट में भी आपको ये नहीं बोला कि फाइनल अकाउंट कैसे पढ़ेंगे, यहां सिर्फ एक पोर्शन उसका पढ़ना है, इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह, और अकाउंटिंग फॉर NPO। बस इतनी सी चीजें, थोड़ी 8 टॉपिक है इसमें। हम ज्यादा टाइम कहाँ लगाएंगे? हम ज्यादा टाइम लगाएंगे दोस्त, देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है मैं आपको बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई कोई भी चैप्टर आपको इसमें कम नहीं है, सब अच्छे हैं। हाँ, आपके पास क्या रहता है? ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे देखिए, आपके जो मेजर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे कंपनीज से, शेयर फॉर फीचर वाले से, कंपनीज इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। उसके बाद आपको BRS से आ सकते हैं, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन से आएंगे, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप से भी आएंगे। बाकी थ्योरी है, ठीक है। हम जो ज्यादा टाइम लगाएंगे, देखिए ये थ्योरी है तो ये मैं बताऊं ना बताऊं आपको वैसे ही रटना है। मैं थोड़ा सा आपको इजी करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इंड एस बिल्कुल हम टच करेंगे, इतू छोटू सा कि ये इंड एस है, बस रट लीजिए। आपको इंड एस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इंड एस पढ़ना ही नहीं है, आपको इंड एस रटना है। वो 30-40 इंड एस है, जो भी इंड एस है वो आपको सिर्फ रटना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेसेस, इसमें जो ये है ना डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स की जान है। हम लोग इस पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, और इसका हम मतलब समझेंगे क्यों हमने ज्यादा टाइम लगाया है। आप अगर हमारी पिछली अगर बैच कोई जाके देखेगा तो उसको समझ में आएगा
क्यों हम इस पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं? ताकि ये सारी चीज़ें आसान हो जाए, आगे की चीज़ें आसान हो जाए। अब मान लेते हैं अगर मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं भी लगाऊँ तो थ्रू आउट द प्रोसेस आप देखेंगे कि मैं ज़्यादा टाइम अगर बैंक रिकन्सिलिएशन में बता रहा हूँ या फिर डेप्रिसिएशन में बता रहा हूँ, तो इसी पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब मोस्टली मैं आपको एंट्री करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज में मुझे आपको ज़्यादा एडवांस नहीं बनाना है। तो इतना सा यहाँ पे अकाउंट्स है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ये जो हम एक और चीज़ है कि हम बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेंगे आपके मॉड्यूल से। आपके मॉड्यूल में एकदम बिल्कुल हाइलाइट कर के पढ़ाएँगे, ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं कि मैं आज अगर पहला कॉन्सेप्ट शुरू करूँ, तो आप देख लीजिए, मुझे ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। मैं आपको अब ये सारे टॉपिक्स आपको धीरे-धीरे करके आपको बताने का कोशिश करूँगा। अब जैसे थ्योरी में क्या होता है ना, थ्योरी आपको वैसे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो रटना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए था, डबल एंट्री या बुक कीपिंग से शुरू करना चाहिए, बट चलो मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ, ठीक है? तो इस बार जो मेरा एग्जाम्पल रहेगी, वो रहेगी पिछले बार हुआ था, तो था राजू मोमोज का एग्जाम्पल। इस बार थोड़ा जेंडर डिफरेंस करेंगे, तो लवली बर्गर जो मेरा एक और क्लास अपलोड हुआ था वो सैंपल क्लास था। मैं रिकॉर्ड कर रहा था आप लोगों के लिए कि क्लासेस ठीक से आ रही कि नहीं, बट हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये भी अच्छी जानकारी है, डाल दे क्लास, तो डाल दिया उन्होंने। तो हम लवली बर्गर वाली का एग्जाम्पल लेंगे और पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स उसी में पढ़ाएंगे। तो लवली बर्गर क्या बनेगी, किंग्स बर्गर बनेगी। और पहले तो लवली बर्गर लवली एंड एसोसिएट बर्गर बनेगी, फिर किंग्स बर्गर बनेगी एंड लवली एनजीओ बनेगी। तो इस तरीके से करके हम धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते जाएंगे, किस तरीके से एक बिजनेस से आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है मैं आता हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे। तो मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ, उसके पे हम लोग फिर स्टडी करेंगे। सबसे पहला चलते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है। क्या भाई? मैंने बोला, सपोज कीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए, तो ये क्या हुआ, मैंने एक हिंदी में लिखा, मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। तो बोला ठीक है भाई, दिए तो दिए, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपने 100 रुपए दिए हैं, अकाउंटिंग में इसको कैसे लिखेंगे भाई? अकाउंटिंग में हम किसी न किसी फॉर्म में तो लिखेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो हमने एक वे आउट बनाया, हमने बोला राम या मेरा फ्रेंड का नाम है श्याम, तो श्याम इज माई डेटर, श्याम है इज हैविंग डेबिट बैलेंस ऑफ 100 रुपया। सिंपल, श्याम हैज डेबिट बैलेंस ऑफ 100 रुपया। तो ये क्या है? ये लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है भैया? तो ये बिजनेस का लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल वे में बताता है। अब ये देखिए, ये आप जो थ्योरी है ना, अभी आप जो ये देख रहे हैं ना, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगेगा रट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल वे का क्या मतलब होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको जर्नल एंट्री समझा दी, मैंने आपको लेजर समझा दिया, मैंने आपको अदर चीजें समझा दी, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि लेजर एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, मीनिंगफुल वे मतलब जब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा तो उसमें ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, चलो क्या मीनिंग निकलती है इस एंट्री की। ठीक है, तो आपको वो मीनिंगफुल वे समझ में आएगा। फ्रॉम शॉपकीपर टू मल्टीनेशनल कंपनी नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ द मनी, उनको मनी का ट्रैक रखना पड़ता है कि कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, किन से आपको पैसे लेने हैं, किन से आपको पैसे नहीं लेने हैं। तो अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती होगी? सबसे पहले क्या बोला, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जिसको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका किसी और वे में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने मन में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अच्छा तुमको मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन आप इसे क्या करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सपोज कीजिए आपने अपने जो फ्रेंड हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं, उसको आपने कुछ गिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं कि 100 रुपए का एक चॉकलेट गिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज अ मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि रुपया इन्वॉल्व है, मनी, शो मी द मनी। तो शो मी द मनी क्या हो गया, 100 रुपया, तब जाके हम इसको मीजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्पॉट करना है कि ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है। ट्रांजेक्शन बाढ़ आ गई, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बाढ़ से लॉस हो गया, आइडेंटिफाई, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बिजली कड़क रही है, कोई बात नहीं। बिजली आपके गोडाउन पे आके गिर गई, नाउ अब आपको तो भी कोई बात नहीं। आपको लॉस हुआ, नाउ दैट इज एन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, उसको मेजर करना है, कितना लॉस हुआ, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, लॉस को लिखेंगे बुक में और उसको बताना है। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं भाई, मेरा बिजनेस है, हम अकाउंट्स क्यों बनाएंगे भाई। जो स्टेक होल्डर का मतलब समझते हैं, स्टेक होल्डर, चलिए एक टेक्निकल टर्म में, स्टेक होल्डर मतलब जिसका स्किन इन द गेम है। मतलब आप कल को सीएस बनोगे तो कौन कौन खुश होगा। आप जब सीएस बनोगे, आप लाख रुपया कमाओगे, तो आप किसको देने जाओगे, अपने फ्रेंड को देने जाओगे, नहीं। अपने माँ बाप को शायद नहीं, नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से। ये झूठ मूठ का अफवाह नहीं फैलाने का, आप कमा के अपने मम्मी पापा को भी नहीं देने जाओगे, बहुत होगा तो ज्यादा ज्यादा एक घर बना दोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मम्मी पापा मांगते भी नहीं है, अनलेस अनटिल बहुत डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। क्या अपने भाई बहन को देने जाओगे, बिल्कुल नहीं, जब तक पढ़ रहा है तब तक दोगे, नहीं तो फिर भी नहीं दोगे। क्या अपने फ्रेंड को दोगे, फ्रेंड को तो बिल्कुल भी नहीं दोगे। दारू वारू पी लोगे वो सही है, लेकिन फ्रेंड को नहीं दोगे। तो हु आर द स्टेक होल्डर, जब आप सीएस बन रहे हो तो कौन कौन आपके स्टेक होल्डर है, आप तो ही ऑफकोर्स, आपका स्किन इन द गेम है, ठीक है। आपके मम्मी पापा, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, अरे जलेंगे भी तो वो भी तो ये देखेंगे ना कि भैया वो सीएस बन गया, मेरा बेटा अभी बेरोजगार पड़ा हुआ है, वो सीएस बन गया। तो आपके पड़ोसी भी स्टेक होल्डर है इन वन वे और अनदर, जिनको फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या एक राह चलते आदमी को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, उसको क्या मतलब है आपसे। तो जिसको मतलब है आपसे, तो एक बिजनेस में, बिजनेस से किसको किसको मतलब है, देखिए उसके स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं। आप छोटा मत सोचिए, चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैं लेता हूं एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर, किसको किनको मतलब है, उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस से किसको किसको मतलब है। अंबानी जी को तो मतलब है ही, जो पब्लिक ने शेयर होल्ड किया है उसको भी मतलब है, उनके एम्प्लॉय को भी मतलब है, सैलरी वहां से आती है, उनके मैनेजमेंट को भी मतलब है, उनके जो सीएफओ होंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजमेंट में ही चलाएगा, उनको मतलब है। गवर्नमेंट को मतलब है टैक्स लेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब है, ठीक है। क्या जो कुछ कुछ उन्होंने गांव बसाए होंगे, जो विलेज उन्होंने अडॉप्ट किए होंगे, उनको ही मतलब होगा। तो दीज आर आवर स्टेक होल्डर्स। मैं बैंक, बैंक को मतलब होगा, हाँ बैंक लोन देती है, बैंक को भी मतलब होगा उनके फाइनेंशियल रिजल्ट से। तो ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये कौन बताएगा, ये हम बताएगा ना, आप बताएगा, सीएस लोग बताएगा, सीए लोग बताएगा। कैसे बताएगा, पहले तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। चलिए रिलायंस इंडस्ट्री पे बिजली गिर गई, कोई मतलब नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री की छत पे बिजली गिर गई, कोई मतलब नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री के छत पे बिजली गिरा तो वहां पे एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गई, कोई मतलब नहीं। उस हेलीकॉप्टर का कॉस्ट 100 करोड़ था,
अब मतलब है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, उसको बाद मीजर करना है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है, लॉस मैंने रिकॉर्ड किया, और जब मेरी पूरी फाइनल अकाउंट बनेगी तो हमको उसको स्टेक होल्डर को बताना पड़ेगा, ये ले भैया उस दिन बिजली गिरी थी, मुझे 100 रुपए का लॉस हो, ये सबको बताओ, ठीक है, कुछ भी छुपा के मत रखो। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब इसको ना अकाउंट को हम साइंस के तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन सी साइंस? सोशल साइंस की तरह से, ठीक है। क्यों इसको सोशल साइंस बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन डिसीजन को सेव करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। क्या मतलब हो गया भाई? एक सिंपल सी चीज है, अगर कल को आया कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर डाउन हो गए, क्यों डाउन हो गए? क्योंकि उनकी प्रॉफिट डाउन हो गई। अगर उसकी प्रॉफिट डाउन हुई तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? बेचना शुरू कर देंगे, तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर डाउन होगा। तो ह्यूमन डिसीजन को सेव किया, क्योंकि उनको लॉस हुआ इसीलिए आपने क्या किया? शेयर्स को सेल करना शुरू किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब बताओ, अगर इंडिया की जीडीपी से 3.5 ट्रिलियन है, उसमें ऑलमोस्ट 10% तो रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ स्टेक होगा, या 5% होगा, 4.5% होगा, ठीक है। तो ये अगर 4.5% इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही तो, और सब अच्छा कर रहे हैं, तो कंट्री अच्छी कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रिफ्लेक्ट करता है, और ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट को प्रमोट करता है कि भैया मेरा 100 रुपए का अगर कोई चीज लॉस हुआ है तो वो भी हम दिखा रहे हैं, हमने खुद के लिए खर्चा किया है तो वो भी दिखा रहे हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यार ये सब रीडिंग मारने की चीजें मार लेना, मुझे वैसे भी ना बहुत मजा नहीं आता है थ्योरी पढ़ाने में, ठीक है। आपके इसमें है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अभी देखिए ऊपर पढ़ा था ना, उसी को घुमा फिरा के बोलेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या? आइडेंटिफाइंग, अभी बोला था बिजली गिरी, ठीक है, मीजरिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छत पे गिरी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीजरिंग, लॉस हुआ कितने का? 100 करोड़ का, रिकॉर्डिंग, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और कम्युनिकेटिंग, बता देना है सामने वाले को। तो वही जो ऊपर पढ़ा था उसी को दूसरे टर्म में लिख दिया। अब सामने वाला ने पढ़ा, अब देखो एक और चीज बढ़ा है, सामने वाला ने पढ़ा तो क्या किया? इंटरप्रेट किया। कैसे? रिलायंस इंडस्ट्री का 100 करोड़ का लॉस हुआ, तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? भैया इस बार इसका शेयर बेच दो, लॉस है। तो हमने उस पर डिसीजन मेकिंग किया। ये आपको समझ में आया? हमने क्या किया? डिसीजन मेकिंग, ओके। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का। अब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अब देखो यार, फिर वही चीजें ना, फिर से आएगा। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अब इस पार्ट में से ना इतना सा पार्ट आई है, इतना सा पार्ट, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये जो है ना, अब इसी को आइए, अब इसको ना मैं अलग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हम करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन अलग अलग लेजर। अब देखिए मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास से थ्योरी आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं सीधा जाऊंगा प्रैक्टिकल पे, फिर आऊंगा आपको थ्योरी पे कि देखो अब आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो थ्योरी आपको कितनी अच्छे से समझ में आती है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? लेजर में, उसको ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस शीट बनती है उस सब में, और उसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे क्या? वेरियस स्टेक होल्डर को रिपोर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं? बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पीएल। ये जो पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो है, ये हम सामने वाले को देते हैं। ये देखो, अब सपोज कीजिए आपके यहाँ 2 लाख एंट्री हुई है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो 2 लाख एंट्री ले जाके नहीं दे देंगे डिक्की में भर के कि ये ले भैया सीबीआई की तरह किलो भैया देखो। क्या करेंगे? उसको समराइज करके हम 3 स्टेटमेंट देते हैं, पीएल, बीएस एंड कैश फ्लो। उसके बाद उसको इंड एस और अदर लॉ से कंप्लाइड है कि नहीं वो देखते हैं, और डिसीजन सपोर्ट में हम हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वहां तक। उसके बाद हम स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? अगर मान लेते हैं मुझे लॉस हुआ था 100 करोड़ का, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि भैया
उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या मैंने इंश्योरेंस लिया था क्या? अगर नहीं लिया तो किसी दूसरे का ले लेंगे, ठीक है? तो ये हमको एसेट को सेफगार्ड करने में हेल्प करता है, ऑडिटिंग में हेल्प करता है। ऑडिटिंग क्या है? उसी को तो जांचते हैं ना, बिल से एंट्री जांचते हैं, बिल से एंट्री। और टैक्सेशन में हेल्प करता है, ऑफ कोर्स टैक्सेशन में तो हेल्प करेगा ही ना, क्योंकि जो प्रॉफिट होगी उस पे टैक्स, तो प्रॉफिट निकालेगा कैसे? इसी सब से तो निकलेगी, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग यार एक बार पढ़ लेना यार, ये नॉर्मल चीजें ही हैं, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, कंप्लायंस विथ लॉ। अभी जो ऊपर पढ़ा था वही चीजें हैं। बुक कीपिंग, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इससे आप समझ जाओगे कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या है? डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया? बुक कीपिंग हो गई, ऐसे समझिए, आपके यहां पहले एक होते थे मुंशी जी, ठीक है? मुंशी जी, और आप जब सीएस बन जाओगे, बहुत सारे बिजनेस में पहले होते थे एक मुंशी जी। मुंशी जी कौन होते थे? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। हाँ भैया लिखो, फलनमा को 10 रुपया दिया, फलनमा को 20 रुपया दिया, फलनमा को ये दिया, फलनमा को वो क्या करते थे? एक रोकर होता था, रोकर, जो बिजनेस फैमिली से हैं वो समझ पाएंगे। रोकर एक सादा पेपर होता है, उस पर लिखते थे कि 100 रुपया इसको, 200 रुपया इसको, 300 रुपया इसको, 400 रुपया इसको, तो फिर 50 रुपया का ये सेल, एक तरफ में हम सेल का लिख लेते थे रिसिप्ट का, एक तरफ में पेमेंट का। दैट इज क्या? बुक कीपिंग। मुंशी जी, आपको मुंशी जी से क्या बनना है? टाई वाले मुंशी जी। आपको टाई लगाना है, कोट लगाना है, और चीजों को डिफिकल्ट करना है इजी लेकिन डिफिकल्ट करके आपको बताना है कैसे। तो अब बुक कीपिंग में क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हाँ ठीक है, ये इसको पैसे दिए, इसको दिए, इसको दिए, एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे। रूटीन और क्लरिकल वर्क है, कोई भी कर सकता था, आप भी कर सकते थे, कोई और भी कर सकता था, ठीक है? कोई रोल नहीं डिसीजन मेकिंग में, दिए तो दिए, दिए तो दिए, उसमें कोई मतलब नहीं है कि किसका पैसा आया किसका गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल का। और इसमें कौन सी नॉलेज रिक्वायर होती है? बहुत सी बेसिक सी, कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, रुपया गिनना आना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? जब ये आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसको क्लासिफाई करके लेजर में उसको समराइज करके उसको इंटरप्रेट करोगे, तो वो अकाउंटिंग। टाई अप पहन रहे हो आप। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ठीक है? ये एनालिटिकल होता है, ये रूटीन या क्लरिकल नहीं होता है। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है। आप सोच के देखो ना, आपने रोकर है, आपने एक पेज में लिखा राम को 100 रुपए, श्याम को 50 रुपए, फिर राम से 20 रुपए आए, फिर श्याम से 30 रुपए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये रिकॉर्ड करो। लेकिन जब आप बोलोगे कि राम का मैं लेजर बना के बोलता हूँ, राम के पास इतना बैलेंस है, इतना पैसा राम से लेना है, इट इज गो व्हाट इज दिस इज एनालिटिकल, और ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। ये जो है अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेज था बुक कीपिंग, उसके बाद का स्टेज आपको अकाउंटिंग कहलाएगा। और ये प्रोफेशनल जजमेंट और एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है, आपको पता चले, जोड़ घटाव आना चाहिए, यही है प्रोफेशनल स्किल, जोड़ घटाव गुना भाग। तो भाई टाई पहन के थोड़ा सा अपनी चीजों को बता दिया इंग्लिश में, हो गई, आप सीएस बन गए। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? यही अंतर है, और क्या अंतर है, ठीक है? ये है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे अकाउंटिंग के अलग अलग एरिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब लोग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम सिर्फ कॉस्ट निकालते हैं कि भैया कितना कॉस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट के व्यू से उनको दिया जाता है, इंटरनल रिपोर्ट देता है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स ऑडिट भी होती है टैक्स वालों के लिए। एक हो गया ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। फॉरेंसिक ऑडिटिंग, अब जब कहीं पर फ्रॉड हो जाता है तो आप क्या करते हो? बिल्कुल एक एक ट्रांजेक्शन का बिल्कुल ट्रेल निकाल के देखते हो, कहां से आया पैसे, फिर कहां से आए, फिर किसके अकाउंट में गया, फिर किसके अकाउंट में गया। वो इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। इन्वायरमेंटल एंड सोशल अकाउंटिंग, एक सस्टेनेबिलिटी और सोशल इंपैक्ट का अकाउंटिंग करके देते हैं कि ठीक है, अब मेरे अगर कोल का अगर बिजनेस है, तो कोल जलने से जो लॉस हो रहा है, तो इसका जो है ना, हमारा सिंस इंडिया का विजन है 2030 तक जीरो कार्बन होने का, तो उसमें कितना लॉस होगा। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक सेक्टर और एक्सपेंडिचर
का जो अकाउंटिंग होता है, जो सीएजी करता है, वो आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये 8 फील्ड है, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। कौन-कौन यूज़ करते हैं? ये चलो आज के लिए मैं यहीं रखता हूँ। कल मैं थोड़ा-सा थ्योरी करके फिर डायरेक्टली मैं अपने जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, वहाँ पे मैं चलूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से। बाय।